संभवतः हमारे अतिथि राजेंद्र गुप्ता जी आ चुके हैं। जैसा कि परंपरा है कि हमारे इस उद्घाटन सत्र के उद्घाटन भाषण के रूप में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साथी राकेश वेदा, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2.5 अखर प्रेम की यात्रा को लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान की जनता के बीच में एक संदेश देने का जिन्होंने काम किया है और अपना पूरा जीवन इप्टा के लिए समर्पित किया है, ऐसे वरिष्ठ साथी जो हमारे भारतीय जननाट्य संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें ससम्मान आज के इस उद्घाटन सत्र में उद्घाटन भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। अध्यक्ष मल्लिका पटेल जी और हमारे मंच पर उपस्थित हमारे सभी सहयोगी साथी, अग्रज मित्रों और हाल में उपस्थित साथियों, आज जब ध्वजारोहण हो रहा था तो उसकी जो डोरी की गांठ थी, उसके कारण वो गांठ उलझ गई। पूरी दुनिया की गांठ भी आज उलझ गई। अब आप जानते हैं कि जब गांठ उलझ जाती है तो झंडों को नीचे लाना पड़ता है, उसके बिना फिर वो झंडारोहण संभव नहीं है। और अगर गांठ ठीक से लगी हो तो फिर वो ध्वजारोहण, झंडारोहण हो जाता है, गांठ खुल जाती है। दुनिया ने झंडे में जब से गांठ लगाना सीखा, तब से ये गुत्थी उलझती और सुलझती रही। कभी उलझ जाती है और कभी सुलझती भी है। जो उलझाने वाले लोग हैं, वो जैसा अभी साथी कह रहे थे कि जो बता रहे हैं कि जंग मसलों का हल देगी, तो उनके लिए बहुत पहले हमारे अग्रज साहिर लुधियानवी ने बता दिया कि जंग खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। तो जंग हमेशा तब भी, जब 1942 और 43 में, यानी इप्टा की शुरुआत तो 1942 में हो गई, लेकिन 25 मई 1943 को उसका पहला सम्मेलन मुंबई में हुआ। तब के बम्बई और आज के मुंबई में उसका पहला सम्मेलन 25 मई 1943 को मुंबई में हुआ। और उस सम्मेलन में देश के उसके जो परिकल्पनाकार थे इस आंदोलन के, चाहे वो प्रगतिशील लेखक संघ आंदोलन हो और चाहे ये सांस्कृतिक आंदोलन हो, उसके जो परिकल्पनाकार थे उनका नाम था पीसी जोशी, पूरनचंद जोशी। और मजे की बात यह है कि पीसी जोशी उस वक्त 1936 में भी जब प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बना तब भी, और 1943 में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव थे।
लेकिन जब उनसे इप्टा के झंडे के बारे में सवाल किया गया, हमारी साथी दोस्त भोपाल की कवि संपादक आरती जी आज दोपहर में जब रैली निकल रही थी तो उन्होंने सवाल किया कि ये इप्टा का झंडा नीला क्यों है। जैसे आज आरती जी ने सवाल किया था, वैसे ही मैंने भी अपने अग्रजों से जो उस वक्त 1943 में उपस्थित थे, सब तो नहीं लेकिन जो लोग उपस्थित थे, जिनमें राजेंद्र रघुवंशी, जिनमें भीष्म साहनी, दीना पाठक या बहुत सारे ऐसे लोग जो उस 1943 के सम्मेलन में उपस्थित थे, उनसे मैंने सवाल किया तो लोगों ने ये तय कर लिया कि चित्तो प्रसाद का जो ड्रम बजाता हुआ, नगाड़ा बजाता हुआ जो चरित्र है वो इप्टा का लोगो होगा, लेकिन झंडा किस रंग का होगा। तो पीसी जोशी ने जवाब दिया, लाल तो हरगिज नहीं होगा, बाकी आप लोग स्वायत्त हैं, आप लोग स्वतंत्र हैं, कलाकार हैं, आप खुद फैसला कीजिए कि इप्टा के झंडे का रंग क्या होना चाहिए। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के बहुत पहले यानी 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया और उसके पहले ये बहुत जाना जाता था, माना जाता था कि बाबा साहब नीले रंग का सूट पहनते थे और बाबा साहब ने 1956 में जब गठन किया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का, तो उन्होंने अपनी पार्टी का झंडा नीला रखा, लेकिन उसके 13 साल पहले 1943 में इप्टा ये फैसला कर चुकी थी कि उसके झंडे का रंग नीला होगा, लाल नहीं होगा। क्यों? आप नौजवानों के जहन में, कम्युनिस्टों के भी जहन में और बुद्धिजीवियों, कलाकारों के जहन में उभरता ही होगा कि आखिर इप्टा का झंडा नीला क्यों। तब वो लोग जो उसमें उपस्थित थे बैठक में, उनमें एक तरफ मराठी के जाने माने लेखक, उपन्यासकार और मराठी शैली की लोक गायकी परंपरा, शायरी जलसा, जिसके आजकल संभाजी भगत से लेकर के और शीतल साठे और दूसरे लोग भी पूरे देश में और पूरी दुनिया में धूम मचाए हुए हैं, उसके जनक अन्ना भाऊ साठे और अमर शेख थे एक तरफ लोक कलाकार, दूसरी तरफ शास्त्रीय संगीत के सबसे बड़े मर्मज्ञ पंडित रविशंकर, नृत्य के उस वक्त के सबसे बड़े मर्मज्ञ उदय शंकर, उस वक्त फिल्मों के और पत्रकारिता के सिरमौर ख्वाजा अहमद अब्बास, और इन सबको वरदहस्त प्राप्त था उस वक्त जो घूम घूम कर नाटक करने वाली मंडली के नायक थे पृथ्वीराज कपूर। इन तमाम लोगों ने तय किया कि इप्टा का झंडा समावेशी झंडा होगा, को समेटने वाला झंडा होगा, और समावेशी झंडे का रंग, लाल रंग भी समावेशी है, लेकिन लाल रंग एक तरह से उद्घोष करता है
एक जो जुल्म की मार खाए हुए लोग हैं, जो मारे गए थे शिकागो में मजदूर, उनके शहीदों की के खून से सनी हुई जो कमीज थी, वो झंडा एक तरह से क्रांति का उद्घोष का झंडा बना। लेकिन जब कलाकार अपनी भाषा में बात करता है तो वो सीधे उद्घोष नहीं करता है। वो कैसे करता है? नागार्जुन जो बड़े क्रांतिकारी कवि हुए हैं, लेकिन जब वो कविता में लिखते हैं तो वो लिखते हैं, जले ठूठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। अब इसमें ये कविता है जिसमें विद्रोह है, लेकिन आप शब्दों का चयन देखिए कि बंदूक किसके हाथ में है, और एक कोयल का भी बाल बांका नहीं कर सकती, ऐसी बंदूक की स्थिति कवि बना देता है। रचना वो लिखता है, तो ये काम राजनेता नहीं कर सकते, ये कवि कलाकार ही कर सकता है। और इसीलिए तो याद करें 1931 में पहले गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी लंदन में अकेले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए, तो साथ में जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से और दलितों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर अलग पहुंचे थे। गांधी एक तरह से देश के बहुसंख्य जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उनसे मिलने, एक से तो वो स्वयं मिलने गए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से, और एक व्यक्ति जो उनसे मिलने आया वो कौन था? दुनिया का मशहूर फिल्मकार अभिनेता चार्ली चैपलिन। और चार्ली चैपलिन उनसे मिलने इसलिए आए कि एक तो वो देखना चाहते थे कि आदमी किस तरह का है, जो एक धोती पहन करके, लंगोटी पहन करके पूरे दुनिया की साम्राज्यवादी ताकत को चुनौती दे रहा है। तो उन्होंने उनसे जब मुलाकात की तो चार्ली चैपलिन अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि पहला सवाल उन्होंने किया कि आप क्या करते हैं। अब चार्ली चैपलिन ऊपर से नीचे गिरे कि मैं इतना बड़ा मशहूर अभिनेता, पूरी दुनिया का, नेहरू मुझे जानते हैं, उनके साथ आई सरोजिनी नायडू उन्हें जानती थी, फिल्में देख चुकी थी, पूरी दुनिया मुझे जानती है, और ये आदमी कैसा है कि जो कह रहा है कि आप कौन हैं। तो बेचारे अब क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी मैं फिल्म बनाता हूँ। तो गांधी ने बड़ी सहजता से कहा कि मैंने ज़िंदगी में एक ही फिल्म देखी थी बचपन में, रामराज, उसके बाद आज तक कोई फिल्म देखी नहीं, तो क्षमा चाहता हूँ मैं आपको नहीं पहचान पाया। बहरहाल सरोजिनी नायडू और जो साथ में महादेव देसाई थे उन्होंने परिचय दिया कि ये मूक फिल्में बनाते हैं, उस समय तक वो मूक फिल्में बनाते थे। तो वो खैर उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बात हुई। तो चार्ली चैपलिन ने पूछा कि आप मशीन के इतने विरोधी क्यों हैं? तो गांधी ने लंबा जवाब है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, उस पर मैंने अभी एक नाटक लिखा है, वो आप लोग पढ़िएगा, वो जब कभी खेला जाएगा तो देखिएगा। लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि आप ये बताइए कि यहाँ आप अभी तो इंग्लैंड में रहते हैं, आप तो पूरी दुनिया के नागरिक हैं जैसा मैंने सुना, तो आपके यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है कि गर्मी? तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो ठंड बहुत पड़ती है, ज़्यादातर तो ठंडी ही रहती है। तो उन्होंने कहा ये तो ठीक है कि आप
और आपका जो भोजन है जिसको आप लोग ज़्यादा ग्रहण करते हैं, यानी जिसको छुरी से काट करके और कांटे से उठा करके मुंह में डाला जा सके, वो भोजन भी करते हैं। ब्रेड को काटा, एक पीस रख लिया, केक काटा, उठा करके रख लिया। लेकिन हम हिंदुस्तानी लोग जो भोजन करते हैं, 3/4 हिंदुस्तान तो चावल और दाल खाता है, या खाली चावल ही खाता है। बहुत सारा हिंदुस्तान तो भात खाता है, और दाल मिल गई तो बड़ा सौभाग्य मानता है। तो वो छुरी और कांटे से दाल चावल खाए कैसे? कौन तरकीब से खा सकता है? तो उसको हाथ लगाना पड़ता है। तो इसलिए आपके लिए छुरी कांटे की जरूरत होगी, आप उसका निर्माण करें, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। लेकिन हम क्यों करें? जब हम हाथ का उपयोग अपनी शरीर का उपयोग मशीन की तरह कर सकते हैं, तो हम क्यों करें? तो चार्ली चैपलिन बहुत मुतमईन हुए, खुश हुए, और लंबी बात है। और उसके फौरन बाद चार्ली चैपलिन ने उनकी मशहूर फिल्म, जिसमें वो चक्र में आदमी फंस करके उसी में गिर जाता है, मॉडर्न टाइम्स, वो फिल्म गांधी से मिलने के बाद ये असर चार्ली चैपलिन के ऊपर गांधी का हुआ। तो मैं कह ये रहा था कि कला पर कला असर लेती भी है, और कला दूसरों को बहुत कुछ असर देती भी है। ये आदान प्रदान की प्रक्रिया एक साथ चलती है। बहुत सारे बड़े लोगों से हम लेते हैं, और फिर हम सामने दर्शकों को, जनता के साथ संवाद करते हुए उसको देते हैं। और इस प्रक्रिया में जहां से बात मैंने शुरू की थी कि वो दौर जब इप्टा की शुरुआत हुई, वो दौर भी यही दौर था जब पूरी दुनिया में जंग का वातावरण था। हिटलर पूरी दुनिया को रौंद रहा था, और बरास्ते उसने आखिरी में उसने ठान लिया कि रूस के रास्ते वो हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त करेगा। लेकिन उसके आज आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी कि वो महोदय जो इस पूरी आज की जंग के मास्टरमाइंड है, उन्होंने अपने उन जनरल्स को और बहुत सारे सेना के अधिकारियों को बाहर कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें हम लोग फंसने जा रहे हैं, लड़िए मत, ये लड़ाई कोई फायदा नहीं करेगी। और बहुसंख्य अमेरिकी जनता और दुनिया की जनता, जबकि सारे देश जो नाटो को देश थे, उन्होंने इस युद्ध से अपने हाथ खींच लिए। वो अड़ियल आदमी अड़ा हुआ है, एक उसका बगलखोर वो अड़ा हुआ है, और ईरान को तबाह करने की कोशिश में पूरी दुनिया को एक तरह से वो तबाह कर रहा है। तो ऐसे ही स्थिति उस दौर में भी थी। और उस दौर में जब इप्टा बनी तो 1943 के समय जब बंगाल का अकाल पड़ा, तो इप्टा ने सिर्फ ये नहीं किया कि प्रतिरोध कर दे, एक रेजोल्यूशन पास कर दे, कि एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि जनता को अनाज पहुंचाया जाए, बल्कि इप्टा के लोग सड़कों पर निकले, अपने तमाम गीतों और नाटकों को लेकर के नवान नाटक लिखा विजन भट्टाचार्य ने, और विनय राय ने उसका निर्देशन किया। को लेकर के पूरे देश में बड़े बड़े कलाकार, उसमें शंभू मित्रा से लेकर के तृप्ति मित्रा से लेकर के वो सब पूरी दुनिया में, पूरे देश में घूमे, और लाखों रुपए ले जाकर के बंगाल के अकाल पीड़ितों को पहुंचाए। तो ये इप्टा का काम था तब भी, और आज भी वही काम है। मैं अभी सुन रहा था
हमारी स्वागताध्यक्ष कह रही थी कि इस शहर में कोई ऐसी जगह नहीं है, ऐसा कोई प्रेक्षागृह नहीं है जहां नाटकों का मंचन हो सके, कोई ठीक समारोह भी हो सके। आज हमारे मित्र और साथी अग्रज राजेंद्र गुप्ता जी को भी कल इसी मंच पे परफॉर्म करना पड़ेगा, हालांकि वो भी इसके आदी हैं बहुत पहले समय से। लेकिन ये हालत 2, 4, 5, 10 ज़्यादा से ज़्यादा 20 शहरों को छोड़ दे बड़े, तो ये हालत पूरे हिंदुस्तान की है। रंगमंच के लिए, कला के लिए, संस्कृति के लिए कोई जगह के बारे में कभी किसी हुक्मरान ने सोचा ही नहीं उसके बारे में कि जनता की भूख कुछ रंगमंच, संगीत, नृत्य, कलाओं के प्रति भी जनता की कोई अभिरुचि होती है और उसको बढ़ावा देने का भी काम करना सरकार का एक दायित्व होता है। जैसा मैंने कहा शुरू में कि जब गुत्थी उलझ जाती है तो उसे सुलझाने का काम एक छोटी सी कविता करती है, एक छोटा सा गीत करता है, एक छोटी सी पेंटिंग करती है, एक ब्रश करता है। और ये काम आज भी हमारे हाथ में है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं अपने सामने देख पा रहा हूं और मैं खुद अपने आप से सवाल कर रहा हूं कि मैं आपको इप्टा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संबोधित कर रहा हूं और शायद ये अंतिम बार किसी पद पर मैं आपको संबोधित कर रहा होऊंगा, क्योंकि पिछली बार मैंने ये घोषणा की थी कि मैं अब किसी पद पर नहीं रहूंगा। मैं महासचिव था, जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया, क्योंकि अब हमने जब ये कमान संभाली थी 1977-78 में, तब मेरी उम्र 25 साल की थी और आज भी वो झंडा मेरे ही हाथ में रहेगा। ये बात बिल्कुल उचित नहीं है। इस झंडे को लगातार उत्तरोत्तर युवा पीढ़ी को ओर से जो हमारे लोक कलाकार हैं, जैसा कि इप्टा की परंपरा थी, और लोक कलाकार शहरों में ड्राइंग रूम में नहीं पैदा होते, लोक कलाकार एनएसडी में से नहीं निकलते, बल्कि एनएसडी से निकाल दिए गए। ऐसी भी स्थिति रही। राजेंद्र गुप्ता जी जानते होंगे कि वो मणिपुर के, क्या नाम था उनका राजेंद्र जी, कन्हैयालाल, वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पहुंचे और सिर्फ इसलिए कि वो हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते, तो उनको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और बाद में कन्हैयालाल देश के नहीं दुनिया के बहुत बड़े प्रतिष्ठित निर्देशक के रूप में स्थापित हुए। गनीमत ये थी कि कन्हैयालाल के बाद रतन ध्यान को वो परिणाम नहीं भोगना पड़ा, वरना उनकी भी वही स्थिति होती। तो ऐसी स्थितियों के बीच में इप्टा के साथियों का ये दायित्व है, जैसा उसने शुरू में किया था कि तमाम लोक कलाकारों को जगह जगह से उठा करके राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया था। आज भी इस बात की ज़रूरत है कि लोक कलाकार आज भी हैं जगह जगह पर। कुछ जगहों पर हमने घनीभूत होकर के वो काम करने की कोशिश की है, उत्तर प्रदेश में दो जगहों पर, लेकिन आपके पूरे ये इलाका जिसमें हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश का या छत्तीसगढ़ का या झारखंड के कितने ही इलाके, और ये जो नाचा के हबीब तनवीर जिन्होंने नाचा की बदौलत एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की, वो भी इप्टा से ही निकले हुए थे।
तो आज उन लोक परंपराओं को प्रतिष्ठा देने की और वहाँ के कलाकारों को निकाल कर मंच प्रदान करने की जिम्मेदारी भी हमको अपने कंधे पर लेनी होगी। और साथ में अब ये कमान युवाओं को हमें देनी पड़ेगी, महिलाओं को ये कमान हमें देनी पड़ेगी, और तभी हम इस सम्मेलनों की कोई सार्थकता होगी। वरना हम लोग एक दूसरे से कहा सुनी की बात करते हुए बातचीत करते रह जाएंगे, और बातचीत करने से कुछ हासिल नहीं होगा। और बस मैं ये 2 पंक्तियां कहते हुए कि जंग में कत्ल, मौज रामपुरी की 2 पंक्तियां हैं। जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिले इलाही होंगे। तो बहुत सारे लोग लालायित हैं कंधों पर बड़े बड़े स्टार लगवाने के लिए, उनको लानत भेजते हुए ट्रंप और नेतन्याहू जैसे जितने भी नामाकूल लोग हैं उनको लानत भेजते हुए इप्टा का ये सम्मेलन युद्ध की विभीषिका में दुनिया को जबरदस्ती झोंक देने का जो काम कर रहे हैं उनकी निंदा करता है, उसकी भर्त्सना करता है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, धन्यवाद करता हूँ। और इप्टा के 10वें मध्य प्रदेश के 10वें प्रांतीय सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन करता हूँ। शुक्रिया। हमारे बीच